सोचिए, एक घर जहां एक तरफ एक ऐसा ईमानदार पुलिस हेड कांस्टेबल रहता था जिसने अपनी वर्दी पर कभी कोई दाग नहीं लगने दिया। और उसी घर में, उसी छत के नीचे, उसी का बेटा जिसकी आंखों में एक ही सपना था, मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनने का। यहीं से शुरू होती है ये कहानी। चलिए, आज हम दाऊद इब्राहिम की कहानी की तह तक जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक मामूली सा चोर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी बन बैठा। हम उसके सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे, उसके शुरुआती दिनों से लेकर एक खूनी गैंग वॉर तक, फिर दुबई से अपने साम्राज्य को चलाने और आखिर में कैसे उसने आतंक की दुनिया में कदम रखा। तो दाऊद इब्राहिम कास्कर का जन्म हुआ मुंबई पुलिस के एक बहुत ही ईमानदार हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के घर। विडंबना देखिए, जहां पिता ने जिंदगी भर कानून की रक्षा की, वहीं बेटे ने कानून को तोड़ना ही अपना धर्म बना लिया। ये जो फर्क है ना, यही इस कहानी की जड़ है। पिता एकदम सादा और उसूलों का पक्का, और बेटे दाऊद को महंगी घड़ियों और इंपोर्टेड गाड़ियों का जबरदस्त शौक। उसने शुरुआत की डोंगरी की गलियों से, छोटी मोटी चोरियां की, हफ्ता वसूली की, और देखते ही देखते उस दौर के सबसे बड़े स्मगलिंग सरगना करीम लाला के गैंग में शामिल हो गया। अब करीम लाला के गैंग में दाऊद कोई मामूली गुर्गा नहीं था, वो बहुत शातिर था। और उसकी इसी चालाकी और बढ़ते कद से लाला के अपने भांजे आलमजेब और अमीरजादा उससे जलने लगे, और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत खतरनाक मोड़ ले लिया। तो हुआ यूं कि एक बार गैंग ने कस्टम ऑफिसर को किडनैप कर लिया और फिरौती मांगी गई 2 लाख रुपए। याद रखिए, उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। ये पैसे लाने का जिम्मा मिला दाऊद को। लेकिन जैसे ही नोटों की गड्डियां हाथ में आईं, दाऊद की नीयत फिसल गई और उसने उसमें से एक मोटा हिस्सा अपनी जेब में डाल लिया। जब इस धोखे का पर्दाफाश हुआ तो दाऊद को दर्जनों गैंगस्टर्स के सामने बुरी तरह पीटा गया, बहुत जलील किया गया और फिर गैंग से बाहर फेंक दिया गया। ये वो बेइज्जती थी जिसने उसके अंदर बदले की ऐसी आग जलाई जो कभी नहीं बुझी। उसी बेइज्जती के बाद दाऊद ने कसम खा ली कि अब वो किसी के नीचे काम नहीं करेगा, और यहीं से उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर नींव रखी डी कंपनी की, एक ऐसा गैंग जिसे आने वाले सालों में मुंबई की सड़कों को खून से रंगना था। डी कंपनी के बनते ही मुंबई में एक भयानक जंग छिड़ गई। एक तरफ था करीम लाला का पुराना जमा जमाया पठान गैंग, और दूसरी तरफ थे दाऊद के भूखे और बेरहम लड़के जिन्हें खून बहाने से जरा भी डर नहीं लगता था। इस जंग का पहला और सबसे गहरा जख्म दाऊद को 1981 में लगा। पठान गैंग के शूटर्स ने दादर के एक पेट्रोल पंप पे उसके बड़े भाई साबिर को गोलियों से भून डाला। ये कोई आम गैंग वॉर की मौत नहीं थी, ये एक सीधा और पर्सनल अटैक था। कहते हैं, अपने भाई की खून से लथपथ लाश देखकर दाऊद हमेशा के लिए बदल गया। उसके अंदर अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची थी तो वो उसी दिन खत्म हो गई। उसने कसम खाई, पठान गैंग का एक एक आदमी चुन चुन कर मारा जाएगा। और इसके बाद जो हुआ वो मुंबई ने पहले कभी नहीं देखा था। बदले का एक ऐसा खूनी सिलसिला शुरू हुआ जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। 1983 में दाऊद ने अमीरजादा को एक खचाखच भरे कोर्टरूम में जज के सामने मरवा दिया। 1992 में जब उसके जीजा इस्माइल पारकर की हत्या हुई तो बदला लेने के लिए उसके शूटर्स ने जेजे हॉस्पिटल में घुसकर AK-47 से 400 से ज्यादा गोलियां बरसा दी। एक तरफ तो मुंबई की सड़कों पर लाशें बिछ रही थीं और दूसरी तरफ दाऊद बड़ी चालाकी से पूरे कानूनी सिस्टम का मजाक उड़ा रहा था। इतने संगीन जुर्म करने के बावजूद उसे बार बार जमानत मिल जाती थी। लेकिन वो जानता था कि कानून का शिकंजा कभी न कभी तो कसेगा ही। तो 1985 में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से उसके खिलाफ आखिरी अरेस्ट वारंट जारी हुआ, वो हमेशा के लिए भारत छोड़कर दुबई भाग गया। लोगों ने सोचा चलो किस्सा खत्म हुआ, पर असल में ये तो उसके ग्लोबल डॉन बनने की बस एक शुरुआत थी। दुबई पहुंचकर दाऊद ने डी कंपनी को एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में बदल दिया। वो किसी CEO की तरह अपना साम्राज्य चलाने लगा। रियल एस्टेट, बॉलीवुड फाइनेंसिंग, ड्रग्स की तस्करी, उसका नेटवर्क दुबई से लेकर लंदन और कराची तक फैल चुका था। वो अब सिर्फ मुंबई का भाई नहीं रहा था। फिर आया साल 1992। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पूरे देश में दंगे भड़के, माहौल बहुत तनावपूर्ण था। और इसी उथल-पुथल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को एक सुनहरा मौका दिखाई दिया।
आईएसआई ने दाऊद से सीधा संपर्क साधा। उन्होंने दाऊद को एक ऑफर दिया जिसे वो ठुकरा नहीं सका। उसके काले कारोबार के लिए पूरी दुनिया में सुरक्षा और उसे पर्सनल सेफ्टी। और बदले में आईएसआई ने सिर्फ एक चीज मांगी, दाऊद का विशाल स्मगलिंग नेटवर्क, ताकि भारत में मौत का सामान यानी हथियार और आरडीएक्स भेजे जा सकें। और दाऊद अपनी जान बचाने के लिए अपने ही देश का सौदा कर बैठा। और उस सौदे का अंजाम था 12 मार्च 1993 का वो काला दिन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, मुंबई की पहचान मानी जाने वाली जगहों पर एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए। शहर एक शमशान में तब्दील हो गया। हर तरफ सिर्फ खून था, चीखें थी और काला धुआं। इन हमलों में 257 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए, हजारों जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। ये एक ऐसा जख्म था जो शायद मुंबई के सीने पर हमेशा रहेगा। और इन धमाकों के साथ ही दाऊद का आखिरी और सबसे घिनौना रूप दुनिया के सामने आया। जो कल तक सिर्फ एक स्मगलर और गैंगस्टर था, अब वो ऑफिशियली तौर पर भारत का सबसे बड़ा और मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन चुका था। इन धमाकों के बाद डी कंपनी में भी फूट पड़ गई। छोटा राजन जैसे गैंगस्टरों ने देशद्रोही का ठप्पा लगने के बाद उसका साथ छोड़ दिया। आज दाऊद पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की पनाह में कराची में एक कायर की तरह छिपा बैठा है और वहीं से उनके डर्टी ऑपरेशंस की फंडिंग करता है। दाऊद की कहानी आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। लालच, बदला और सत्ता की भूख एक इंसान को किस हद तक गिरा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल कि कैसे एक मामूली स्मगलर अपने ही देश के सैकड़ों बेगुनाह लोगों का कातिल और एक खूंखार आतंकवादी बन जाता है।